देखिए, हम लोगों ने अभी तक रिसर्च मेथडोलॉजी का एक जो बेसिक बैकग्राउंड है, या यूँ कह सकते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो होनी चाहिए टीचर टॉट के बीच में, या एक वो प्रोसेस जिसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि वास्तव में आपका लेवल क्या है सब्जेक्ट के संदर्भ में, वह हम लोगों ने क्रिएट किया। हम लोग आज रिसर्च मेथडोलॉजी का बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और इसलिए कि जब तक हम पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ समराइज नहीं कर लेते तब तक हम उसके जो एप्लीकेशन का पार्ट है, अलग अलग जो रिसर्च मेथडोलॉजी के इश्यूज़ हैं, चाहे वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात हो, चाहे रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करने की बात हो, चाहे हाइपोथेसिस क्रिएट करने की बात हो, चाहे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डेटा कलेक्शन की बात हो, चाहे डेटा को एनालाइज करने की बात हो, चाहे उसकी एनालिसिस की बात हो, या फिर क्यों न रिपोर्ट राइटिंग हो। यह कंप्लीट प्रोसेस है जब हम कोई रिसर्च शुरू करते हैं। लेकिन यह रिसर्च बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स पर, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ पर और बहुत सारे टेक्निकल प्रोसेस पर बेस्ड है। एक कंप्लीट साइंस है जिसके बारे में हमें कम से कम इतना तो ज़रूर जानना चाहिए कि हमारी अपनी जो रिसर्च की आवश्यकता है उसको हम पूरी कर सकें। ऑल्दो आजकल रिसर्च मेथडोलॉजी को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं ज़रूरत है कि आजकल सारे कैलकुलेशन वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होते हैं, आपको मैन्युअली बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए कि सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करेगा, वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, वह उसके इन्फरेंसेस की बात नहीं करेगा। आप जैसा इनपुट डालेंगे, आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि गीगो पीपो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। तो कंप्यूटर एक मशीन है, जैसा उसमें आप फीड करते हैं वैसा ही बाहर निकलता है। तो अगर आपका जो फीडर है वह स्मार्ट नहीं है, अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, अगर वो स्किल्ड नहीं है, अगर वह डिटेल लिटरेचर को नहीं समझता है, तो वह जैसा फीड करेगा कंप्यूटर वैसा ही प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस को फिर इंटरप्रेट करना है। आपने कोरिलेशन निकाला और पता चला कि +1 आ गया, तो लेकिन +1 की मीनिंग क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन। कंप्यूटर विल नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ +1। ये आपको बताना होगा कि +1 का मतलब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यह जानने के लिए सांख्यिकी जानना आपके लिए ज़रूरी है, यह जानने के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे, आप उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, आप डेटा की फीडिंग कैसे करेंगे, डेटा जो मिला हुआ है उस वैल्यू का मतलब क्या है। क्योंकि वो कंप्यूटर सिर्फ आपको वैल्यू देगा, कंप्यूटर आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो और सही आप डेटा फीड करें, सही आपको रिजल्ट मिले। ठीक, ये केवल कंप्यूटर की बात नहीं है, आपका अपना दिमाग भी तो कंप्यूटर ही है अगर आप देखें तो दिमाग को आप जैसा फीड करते हैं वैसा ही आपसे वो बाहर निकलता है। सुबह सो करके उठिए और आप उठते ही दिमाग में बना लिए कि आज कॉलेज पहुंचते ही इस लड़की को एक थप्पड़ मारेंगे ज़ोर से। 4-5 बार 6 बार सोचिए, 10 बार सोचिए, और इतना ज़्यादा आपके दिमाग में प्रोसेस हो जाएगा कि अनायास आप मिलते ही उसको क्या करेंगे, एक थप्पड़ मार देंगे। और उसको आप उल्टा इसके सोचिए कि आज हम दिन भर में एक आदमी की ज़रूर सेवा करेंगे, एक आदमी की ज़रूर सेवा करेंगे, एक आदमी की ज़रूर सेवा करेंगे। तो शाम होते होते क्या होगा, एक आदमी की सेवा आपसे हो जाएगी। इसका मतलब कि दिमाग भी वही करता है जो इसको आप फीड करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी प्रोएक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव ना। बहुत सारी बातें आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पढ़ते हैं तो क्यों बताया जाता है
कि आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, टेम्पर आपका साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, आपको कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू रिएक्ट माइंड कंट्रोल्स यू, व्हेन यू रिस्पॉन्ड यू कंट्रोल द माइंड। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई आपको खूब गाली दे रहा हो, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लो कोई आपको खूब गाली दे रहा है, खूब प्रेम से सुनो, खूब प्रेम से सुनो, जब वो थक जाए तब उससे पूछो कि चाय बना कर ले आए। ऐसा तुम नहीं कर सकते। वो एक गाली देगा, तुम तुरंत उसको 15-20 गाली दोगे फट से ना, लेकिन इट्स नॉट फेयर। ये इसी को पेशेंस कहते हैं, यही पढ़ाई लिखाई का मतलब है। कितना आप बर्दाश्त कर लेते हो। ये एक अमेरिकन पोएट है, अंग्रेजी का, हो सकता है कहीं हम गलत होंगे तो आप करेक्ट करिएगा। तो उसने लिखा, एजुकेशन इज एन एबिलिटी टू लिसन एनीथिंग विदाउट लूजिंग टेम्पर एंड कॉन्फिडेंस। शिक्षा का मतलब ये है कि आप कुछ भी सुन सकते हैं और आपको गुस्सा नहीं आएगा। कुछ भी मतलब कोई आपको 5 लाख गाली दे, और मैं अपने क्लास में बच्चियों से कहता हूँ तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी मंत्र है, सास खूब गाली दे, खूब गाली दे, खूब सुनो प्रेम से। जब खूब गाली दे के थक जाए तो चाय बना के ले जाओ, मम्मी चाय पियो, खत्म। दोबारा कभी गाली नहीं देगी। और वो उसने एक शब्द कहा नहीं कि तुम उससे 10 गुना 10 बात कहती हो, तो वो झगड़ा बढ़ने की संभावना क्या हो जाएगी। फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई का मतलब यह है कि यू कैन हैंडल एनीबडी, किसी को भी हैंडल कर सकते हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा गुंडा हो, बड़ा से बड़ा बदमाश हो, बहुत बड़े से बड़ा दुष्ट आदमी हो, अगर हैंडल कर सकते हो देन यू आर एजुकेटेड, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर फालतू की वो डिग्री है, सिर्फ तुम्हारे फीस की रसीद है, जान लो तुमने जो पैसा वैसा दिया है 10-4-5 सालों में टीटी कॉलेज को, उसी की रसीद है वो सर्टिफिकेट की, भाई ये हमारे पैसे की रसीद, वो तुम्हारी रसीद नहीं है। तो अपनी रसीद अगर तुम्हें प्रमाणित करनी है तो तुम्हें अपने स्वभाव में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। खैर, तो इसलिए ये सारे जितने भी कंटेंट मैंने आपको बताए, ये सब रिसर्च मेथडोलॉजी के कोर्स में हैं, और आपको कोई न कोई इन सबको बताएगा। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा मैंने आपसे कहा कि चूँकि रिसर्च मेथडोलॉजी का सारा काम अब सॉफ्टवेयर से होता है। SPSS का नाम आपने सुना होगा। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो है वो सोशल साइंसेज के लिए है, सबसे विश्वसनीय है, सबसे बढ़िया माना जाता है। बहुत सारे ऑनलाइन भी हैं, फ्री में ही हैं सोशल साइंस के सॉफ्टवेयर्स, आप डाल करके डेटा एनालाइज कर सकते हैं। और सबसे आसान और सबसे बढ़िया तो एक्सेल पर है। कंप्यूटर आप देखते हैं ना, कंप्यूटर में एक्सेल में काम भर का काम है, हमारा आपका काम जितना आप एनालिसिस करते हैं उतने से चल जाता है। अलग से बहुत ही सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, जान जाएँ आप। तो ये अलग अलग चीज़ों को आप विस्तार से पढ़ें, उसके पहले हम बेसिक सी बात कर लेते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके अलावा कुछ हम आपको 2-4 किताबें, ये इसमें लिखा हुआ है, आप परेशान मत होइए और इसमें से आप देख लीजिएगा। गुड रीड्स आप गूगल पर टाइप करेंगे गुड रीड्स, तो गुड रीड्स पर बहुत सारी किताबें फ्री में PDF में उपलब्ध है, बहुत सारी किताबें। तो उसमें 2-3 किताबें रिसर्च मेथडोलॉजी की भी हैं, जिनको कहा जाता है कि वो अपनी अपनी फील्ड की मास्टर बुक्स हैं, और उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना थोड़ा बहुत क्लिक करिए, जितना उसमें थोड़ा बहुत आपको दिख जाए, मिल जाए, उतने पढ़िए। पढ़ सकें पूरी किताब को पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। तो देखिए, एक किताब उसमें है द क्राफ्ट ऑफ रिसर्च, ये शिकागो गाइड टू राइटिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग, मतलब राइट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे और पब्लिश कैसे करेंगे, इस पर एक पूरी गाइडलाइन है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये हर लेवल के रिसर्च के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, चाहे PhD कोर्स का हो, सबके लिए ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है, सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें डिटेल है, आप देख लीजिएगा। एक दूसरा है रिसर्च डिज़ाइन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड अप्रोचेस। जब आप पूरा मेथडोलॉजी पढ़ लेंगे, जान जाएंगे, तो आप उसमें ये देखेंगे कि हमारी जो रिसर्च की डिज़ाइन होती है, विच टाइप ऑफ रिसर्च यू आर गोइंग टू अंडरटेक। तो होता क्या है कि आपके रिसर्च का नेचर कैसा है, वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, किस मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे अपने
हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, या अपने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, या आप मिक्स मेथड का प्रयोग करेंगे। तो ये किताब आपको बताती है कि कहाँ आपको क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ आपको क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, और कहाँ आपको मिक्स्ड मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई बिल्कुल वाटर टाइट टैंक नहीं हो सकता कि आप क्लियर कट कर सकें कि फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज दिस पर्टिकुलर मेथड विल बी यूज्ड। अब आजकल क्या है कि एक ही रिसर्च में कुछ डेटा क्वालिटेटिव मिलता है, कुछ डेटा क्वांटिटेटिव मिलता है। हमको उसे अपने तरीके से चेंज करके अपने रिसर्च के प्रयोग में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमें एक तरह से मिक्स्ड मेथड का ज़्यादातर केसेस में हम प्रयोग करते हैं। तो वो मिक्स्ड मेथड क्या होगा, इसके टूल्स क्या होंगे, कैसे आप इनका इस्तेमाल करेंगे, कैसे ये बेहतर रिजल्ट देगा, ये बहुत सारी बातें ये किताब आपको बताती है। एक तीसरी किताब है द लिटरेचर रिव्यू 6 स्टेप्स टू सक्सेस। वास्तव में ये लिटरेचर रिव्यू एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये भी अपने आप में ये खुद भी एक रिसर्च है। लिटरेचर रिव्यू आप सबको चाहिए, जितने भी खास करके पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, इनको चाहिए कि आप जो भी पेपर लिखते हैं, पेपर लिखेंगे ना, पब्लिश करेंगे ना पीएचडी सबमिट करने के लिए, तो आप उसमें पहला पेपर जो लिखिए वह लिटरेचर रिव्यू का होना चाहिए। इसका होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू का। उसके कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, अच्छा लिटरेचर रिव्यू हम करते क्यों हैं, विस्तार से हम लोग तो खैर बाद में पढ़ेंगे जब इस पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ चूँकि बात सामने आ गई है। लिटरेचर रिव्यू हम सिर्फ इसलिए करते हैं जस्ट टू फाइंड आउट द नॉलेज गैप। जो आप, जैसे आपने कोई टॉपिक लिया होगा ना पीएचडी का आपने, तो जो आपने टॉपिक लिया है क्यों लिया, पहला प्रश्न अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा कि व्हाई यू हैव चूजन दिस टॉपिक। तो आपके पास यू मस्ट हैव क्लियर आंसर। जितना क्लियर आंसर होगा आप उतने ही सक्सेसफुल रिसर्चर होंगे। ध्यान दीजिए, इसका मतलब यू आर क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू डू। आप ये कन्फर्म है कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप उत्तर नहीं दे पाए कि ये आपने क्यों चुना, तो इसका मतलब कि यू कैन नॉट कंप्लीट योर रिसर्च, फिर आप अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर सकते। तो यही क्यों का उत्तर देने के लिए टॉपिक जब आप चुनते हैं, देखिए कोई भी जब आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इस मुद्दे पर रिसर्च करेंगे। अब वो प्रॉब्लम आप ही को क्यों हिट करती है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके बहुत सारे कारण आपके देखो सोशल हैं, आपके मेंटल हैं, आपके रिलीजियस हैं, आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, आपकी सराउंडिंग है, आपका इन्वायरमेंट है, आपकी अपब्रिंगिंग है, आपका सेटअप है। सबका अलग अलग है। हमारा परिवार अलग है, हमारे साथ रहने वाले लोग अलग हैं, हमारी सराउंडिंग अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, हमारे आसपास जो रहते हैं उनकी स्थितियाँ अलग हैं। हमको प्रभावित करने वाले दूसरे इशू हैं, आपको प्रभावित करने वाले दूसरे इशू हैं। हमारा माइंडसेट दूसरा है, आपका दूसरा है। तो एक ही जगह दोनों खड़े होते हैं और दोनों को एक ही चीज़ दिखाई जाती है और दोनों से वही सवाल पूछा जाता है। दोनों का उत्तर कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसे एक गिलास में आधा पानी भर के पूछा गया, गिलास में कितना पानी है, दो लोगों से। एक ने कहा सर आधा खाली है, और दूसरे ने क्या कहा आधा भरा है। उत्तर तो दोनों का सही है, फिर क्या गड़बड़ हो गई, ये दोनों के लेकिन माइंडसेट को डिपेंड करता है। क्या करता है, जो कह रहा है कि आधा खाली है, इसका मतलब उसका उद्देश्य केवल नेगेटिव है, वो सिर्फ खराब खराब ही देखता है, उसको अच्छा दिखाई पड़ता ही नहीं है। और जिसने कहा कि आधा भरा है, उसे कुछ खराब नहीं दिखता है। इसका मतलब उसका अप्रोच पॉजिटिव है और इसका अप्रोच नेगेटिव है। मनोवैज्ञानिक क्या कहेगा कि एक आदमी अच्छा है, एक आदमी कम अच्छा है। अच्छा खराब कभी मत कहना, क्योंकि अच्छा खराब कोई नहीं होता है। अच्छा खराब शब्द ही सही नहीं है। कोई कम अच्छा होता है, कोई ज़्यादा अच्छा। और मेरा व्यक्तिगत तो मानना यह है कि अच्छा यूज ही नहीं करना चाहिए। कोई कम खराब होता है, कोई ज़्यादा खराब होता है, लेकिन खराब 100% लोग होते हैं, इसमें कोई डाउट क्यों होते हैं। तुलसीदास ने ही कहा कि अवगुण 8 सदा उर रहें। तो अगर सब में 8 अवगुण रहते ही रहते हैं तो अच्छा किस बात का भाई। तो इसलिए कोई अच्छा नहीं होता है, कोई कम खराब है, कोई ज़्यादा खराब है।
तो तुम्हें चुनना होगा तो किस, इसलिए कहते हैं कि लेसर इविल विल बी प्रेफर्ड। सिद्धांत क्या कहता है कि लेसर इविल विल बी प्रेफर्ड। तुम्हें 10 बुराई थी, इनके में 5 बुराई है, अब वोट देना हुआ तो किसको दिया जाएगा? यही कारण है कि सारे लोग वो जीत जाते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते चुनाव में। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर है, क्योंकि जितने 5 खड़े हैं उनमें से आपको कोई नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी एक तो जीत जाता है ना। क्यों? क्योंकि आप उन 5 में ये देखते हैं कि अच्छा इसमें कम बुराई है, अच्छाई तो आप नहीं ढूंढ पाए ना किसी में। तो वो सिर्फ उनकी बात नहीं है, वो सबकी बात है। किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये आदमी अच्छा है, क्योंकि अच्छा तो कोई होता ही नहीं है। हर आदमी बुरा होता है, कोई कम बुरा होता है, कोई ज़्यादा बुरा। ये मेरा अपना मानना है, आप नहीं भी मान सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारी बात गलत है तो इसे मेरे तक रहने दीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं, हम इसलिए कह रहे थे कि लिटरेचर रिव्यू इसी प्रश्न का उत्तर देता है। जब आपने कोई टॉपिक ले लिया तो वही प्रॉब्लम आपको पहली बार जो हिट करती है कि यू शुड इन्वेस्टिगेट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो आपको लगता है कि यार जैसे तुरंत ही हम सब लोग चल रहे थे, हम सब लोग जौनपुर में रहते हैं, किसी को बुरा नहीं लगा। आपको लग गया यार लोगों को यहाँ कैंसर बहुत हो रहा है जौनपुर में। अब कैंसर हो रहा है, लेकिन अब आपका ध्यान गया कि यार दोहरा खाने से हो रहा है, और किसी का ध्यान नहीं गया दोहरा खाने से हो रहा है। आप खूब धुआंधार खा रहे हैं दोहरा आराम से। तो इसका मतलब यह है कि हर किसी को नहीं हिट किया कि दोहरा खाने से कैंसर हो रहा है। आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो सराउंडिंग है, जैसे आपके घर के आसपास जितने लोग 4, 6, 10 लोग दोहरा खा रहे होंगे, उसमें से 2, 4 लोगों को कैंसर हो गया, तो आपके दिमाग में जल्दी से आ गया कि यार इसका मतलब कि दोहरा खाने से कैंसर हो रहा है। मेरे आसपास 25-50 लोग रहते हैं, कोई दोहरा नहीं खाता है, किसी को कैंसर नहीं है, तो मेरे दिमाग में कैंसर की समस्या नहीं आती। इसका मतलब कि जो हम टॉपिक चुनते हैं प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया जिसको आप कहते हैं, वह टॉपिक आपका टेंटेटिव होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। आप लोगों ने पीएचडी शुरू कर दिया है, आपका टॉपिक हो गया, आपकी सिनॉप्सिस बन गई, आपने जमा कर दिया। अभी आपने कितना अक्षर पढ़ा पीएचडी के बारे में? आज आप कह रहे हैं पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं, एंड सिनॉप्सिस ऑलरेडी हैज़ बीन कंप्लीटेड ना। सिनॉप्सिस जमा कर दिए होंगे ना, अप्रूव हो गई सिनॉप्सिस ना। तब इसका मतलब अभी जो आपने जमा किया है वो कैसी है? वो रॉ सिनॉप्सिस है, कच्ची सिनॉप्सिस है, अभी वो टेंटेटिव है, अभी वो फाइनल नहीं है। फाइनल कब होगी? अब फाइनल तब होगी जब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी बिना बहुत डीप नॉलेज के, जस्ट विच वॉज बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज किसे कहते हैं जानते हैं? व्हाट इज जनरल नॉलेज? तुम बताओ, जनरल नॉलेज का क्या मतलब है? किसी भी विषय के ऊपर सामान्य समझना, बहुत डेप्थ में उसके बारे में जानकारी। हाँ, सामान्य जान करके पीसीएस पास कर जाओगे तुम जनरल नॉलेज में? हाँ, तब फिर क्या? तो कैसे कह सकते हो कि सामान्य जानकारी सामान्य ज्ञान है? हाँ, तुम बताओ भाई। हम बहुत सामान्य जान करके पीसीएस नहीं पास कर पाएंगे ना जीके का सवाल। हाँ, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट के बारे में एक औसत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक बता रही हैं। हाँ हाँ, और कोई आप में से? अब तो बहुत कठिन सवाल बोल दिए। फंडामेंटल को वही तय करना बड़ा कठिन है, फंडामेंटल क्या है। और बताओ। चलो ठीक, सब लोगों ने सही कहा। वास्तव में जनरल नॉलेज का सिर्फ एक लाइन में परिभाषा यह है कि वट एवर यू लर्न विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट। जो कुछ भी आप बिना विशेष प्रयास के, जैसे आपने सुबह उठे, आपने अखबार पढ़ लिया, अखबार की कुछ बातें आप जान गए, रास्ते में आप आए कि आपसे जो आपके साथ बस में बैठ कर के आया उसने बता दिया कि पक्का आज मुख्यमंत्री जी बादशाहपुर में आ रहे हैं। कॉलेज में आया तो कॉलेज में किसी दोस्त ने बता दिया तुमसे कि ये एक स्कीम कॉलेज में है जिसमें बाहर जाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है विदेश पढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनमें अगर कोई स्पेशल एफर्ट आप नहीं कर रहे, तो ये माना जाता है कि एक जो वास्तव में टैलेंटेड स्टूडेंट है वह इस तरह की जानकारियाँ उस लेवल की रखता है जिस लेवल की परीक्षा में सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए वो कहने के लिए तो सामान्य ज्ञान है, लेकिन सामान्य ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सामान्य माना ही नहीं जाता है। आप असामान्य व्यक्ति हैं, आपने अपने को चौपट कर लिया है तो आप जिम्मेदार हैं।
आप खुद अपने को बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं, इसलिए आप गड़बड़ हैं। आपसे हमारी उम्मीदें कितनी हैं? हमारी आपसे उम्मीदें इतनी ज़्यादा हैं कि हम आपको उससे कम आंकते ही नहीं हैं। हम ये मान ही नहीं सकते कि हमारे BA या MA के विद्यार्थी को इससे कम आता होगा, इतना उसको आता ही होगा। नहीं आता तो किसकी गलती है भाई? इसका मतलब कि फिर तुम उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हो। तो सामान्य ज्ञान जो आपका था, बिना किसी स्पेशल एफर्ट के जो आपने अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप की थी, जो समझ डेवलप हुई थी, उस समझ के आधार पर आपने एक टॉपिक का चुनाव किया। अब जब आप उस रिसर्च को प्रारंभ कर देते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि आपको अपने टॉपिक को ही इस्टेब्लिश करना है। तो आपने लिटरेचर, तब आपने उस विषय पर लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। अब ये स्पेशल नॉलेज है। कैसी नॉलेज है? स्पेशल नॉलेज कि आज की डेट तक अगर मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, आपने कोई ज्योग्राफी का टॉपिक लिया होगा। मान लीजिए आप ले लेते हैं कि पानी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पीने योग्य नहीं है, या आप पोल्यूशन का कोई इशू ले लेते हैं मान लीजिए। तो अब पोल्यूशन के जिस कारण पर आपने शुरू किया है, अभी आपने देखा था कि इस कारण से जौनपुर में बड़ा पोल्यूशन है, तो अब आप जब लिटरेचर पढ़ना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे कि इस कारण से जो पोल्यूशन है उन पर आज तक क्या लिखा गया, कितने इस पर रिसर्च कितनी हुई, आर्टिकल कितनी पब्लिश हुई, पेपर कितने पब्लिश हुए। जब आपने सबको लगभग 40-50 कंट्रीब्यूशन, ये भी इशू होता है कि हाउ मेनी नंबर्स आपको कवर करने चाहिए लिटरेचर रिव्यू करने में। तो जब आप PhD के लिए कर रहे हो तो कम से कम 40-50 तो होने ही चाहिए। तो 40-50 किताबें या 40-50 रिसर्च पेपर, 40-50 आर्टिकल जो आज तक उस मुद्दे पर पब्लिश हैं, उनको आप बिल्कुल आज PhD कर रहे हैं 2021 में, तो 2020 तक जो काम हुआ है सारा पढ़ डालिए। अब जब पढ़ डालिए और उन सब को जब आप बाकायदा समराइज कर लेंगे, हर आथर ने, जैसे आपने मेरी कोई किताब पढ़ी तो मैंने उस इशू पर क्या लिखा, मेरी मेथडोलॉजी क्या थी, मैंने किस तरीके का इस्तेमाल किया और मैंने क्या रिज़ल्ट निकाला, यह सब आप जब लिखते जाएंगे और इस तरह 50 लोगों का लिखेंगे तो 150-200 पेज का एक बढ़िया क्या बनेगा, ये रिसर्च पेपर होगा। और जब आप लिख देंगे तो आपके बाद जो 22 में PhD करने आएगा वह 50 को नहीं पढ़ेगा, तब वो सिर्फ आपके एक पेपर को पढ़ेगा और सबके बारे में जान जाएगा। बस समझ रहे हैं ना? तो अब आप जब उतने को पढ़ करके और सबके मेथड को, सबके प्रोसेस को, सबके एनालिसिस की विधि को, सबकी फाइंडिंग को जब समराइज़ करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपने जो प्रपोज किया है उसमें और जो अभी तक किया गया है दोनों में कोई डिफरेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि जो जो आप सोचे थे वह सब तो किया जा चुका है। हो सकता है कि जो आपने रिव्यू किया तो क्या पता चला कि जितना हमने बनाया था कि ये जानेंगे, ये जानेंगे, ये जानेंगे, वो तो पहले से जाना हुआ है। तो वेयर इज़ अ रिसर्च इशू। तब फिर शोध किस बात का करेंगे? इसका मतलब टॉपिक क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमको फिर से कोई टॉपिक बनाना पड़ेगा इसका मतलब। यानी जब तक वो हमको गैप न मिल जाए, वो गैप चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे प्रोसेस का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे मेथड का हो, चाहे जिसका हो, लेकिन एक गैप होना चाहिए जिससे आप यह जस्टिफाई कर सकें कि टिल द डे दिस इश्यू इज़ अनएड्रेस्ड, अभी तक इस पर किसी ने कोई काम नहीं किया है। रिसर्च का मतलब ही यही होता है कि यू आर गोइंग टू नरेट समथिंग न्यू, कुछ आप न्यू करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप इनोवेशन ही करिए, जो है उसी में कुछ नया करिए, जो विश्लेषण किया गया उस तरीके को ही नया कर दीजिए। ये अभी तक ऐसे बताया गया था लेकिन ज़्यादा अच्छा ऐसे है, प्रोसेस आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, जैसे वाटर प्योरीफायर है, ये वाटर प्योरीफायर को आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो प्योरीफायर हैं उनका मान लीजिए जो कैंडिल है वो मान लीजिए 1 साल चलता है, ऐसी कैंडिल बना दो जो 1.5 साल चले, तब भी वो क्या इनोवेशन है। सब कुछ वही है, सिर्फ कैंडिल क्या हो गई 1.5 साल। कुछ और आप कर लीजिए, उसमें बिजली से चलती है, ऐसा कर लीजिए बिना बिजली के चले, 0 चार्ज में हो जाए। कुछ भी करो लेकिन ऐसा कुछ हो जो अभी तक नहीं हुआ। तो ये लिटरेचर रिव्यू जो है ये 2 काम करता है।
एक तो आपके उस गैप को ढूंढने में आपकी मदद करता है, दूसरे आपको उस विषय के गहन ज्ञान को प्रमोट करता है। आप डिटेल जान जाते हैं अपने बारे में सब कुछ, और सब कुछ जानने के बाद ही पीएचडी में आगे बढ़ने की जरूरत। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी रिसर्च वर्क का। तो उसके लिए ये जो आपकी किताब है द लिटरेचर रिव्यू 6 स्टेप्स टू सक्सेस, ये है ये किताब भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हम लोग चले, एक और आपसे बात शेयर कर लें। एक बहुत पॉपुलर ऑथर है तो इकोनॉमिक्स का, सोशल साइंस में लेकिन लिखता है, जॉन क्रीडी। जॉन क्रीडी का नाम आप गूगल में लिखेंगे, आपको सब कुछ एक सामने आपके आ जाएगा। और उसमें उसने एक किताब लिखी, रिसर्च विदाउट टीयर्स, बिना आंसू के पीएचडी। इसका मतलब कि पीएचडी आंसू से होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि पीएचडी कैसे होती है? ये तुम लोग इस समय जब कहा गया होगा कि कोर्स वर्क चलेगा, आओ तो रोने लगे होगे, नहीं नहीं सर बिना आए काम चल जाता, ज़्यादा अच्छा था। तो इसका मतलब ये है पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान का नहीं है, बाहर का आदमी है, इसका मतलब पूरे दुनिया में पीएचडी माने रोना। तभी ने लिखा है रिसर्च विदाउट टीयर्स। नहीं, क्यों लिखता? ये तो किताब है, ये किताब मिलना तुमको मुश्किल है, खरीदना पड़ेगा और बहुत महंगी है, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इस किताब में जो 3 पेपर पब्लिश हैं, अलग अलग, उसने 3 रिसर्च पेपर लिखा था, बाद में तीनों क्या किया, एक किताब में पब्लिश कर दिया। वो रिसर्च पेपर तीनों अलग अलग नाम से गूगल में डालोगे तो उसकी पीडीएफ कॉपी उपलब्ध है। तो किताब खरीदने के बजाय क्या करिए, वही उसमें पहला क्या है, ये पीएचडी थीसिस विदाउट टीयर्स, इसमें है, लिखो मत, इसको देखोगे तो तुमको दिख जाएगा, पीएचडी थीसिस विदाउट टीयर्स, पहला पेपर है। दूसरा, फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट टू पब्लिकेशन ए ब्रीफ गाइड फॉर इकोनॉमिस्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट टू पब्लिकेशन, ध्यान दीजिएगा, जब आप हाथ से अपनी पीएचडी का कंटेंट लिखते हो तब से लेकर के और जब किताब के रूप में छप जाती है, उसके बीच में जितने प्रोसेस आते हैं वो सारे, ठीक है। अब सारे का मतलब उसमें कैसे बॉडी का टेक्स्ट बनाना है, कैसे आपको एडिट करना है, कैसे आपको टेबल बनाना है, कैसे आपको एनालिसिस करनी है, कैसे आपको रेफरेंसिंग करनी है, कैसे आपको, वो सारी प्रक्रिया उसमें लिखी हुई है उस पेपर में। तीसरा, स्टार्टिंग रिसर्च एंड राइटिंग ए रिसर्च पेपर, जैसे आप खास करके आप लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं कि लिखना शुरू कैसे करते हैं और एक रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं। मैंने आज शुरू में ही आपसे कहा कि रिसर्च नॉलेज से ज़्यादा ये स्किल है। ज्ञान बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, आपकी स्किल होना ज़रूरी है। एक तरह से टेक्निक है रिसर्च करना। तो जिसने टेक्निक पकड़ ली, जिसने वो स्किल जान ली, जिसने वो गूढ़ बात जान लिया कि पेपर पब्लिश कैसे होता है, वो रोज़ पेपर पब्लिश कर रहा है। और जिसने नहीं पकड़ा, उसका 6 साल बीत गया, 7 साल बीत गया, बेचारा एक पेपर लिए मारा फिर रहा है, कोई पब्लिश नहीं कर रहा है। इसलिए सबसे अधिक फोकस आपको इस पर करना चाहिए, इन तीनों पेपर पर, कि रिसर्च पेपर को हमें पब्लिश करने की क्या टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी हम इसलिए कहते हैं कि उसमें ज्ञान का बहुत मुद्दा नहीं है, वह एक विशेष स्किल है जो आपको अगर समझ में आ गई तो आ गई, आपके दिमाग में आ गया एक बार अगर कि कैसे हमको शुरू करना है, बॉडी का फॉर्मेट कैसे बनाना है। और जितने भी जर्नल हैं पूरे दुनिया में, सबके अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट भी होती है। तो आप जिस जर्नल के लिए लिखें उसको पहले पढ़ें कि वह किस तरह से पेपर हमसे मांग रहा है। अच्छा से अच्छा पेपर आप लिख दीजिए, अगर उस जर्नल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगा तो वह एक लाइन लिख के वापस कर देगा कि नॉट फिट फॉर पब्लिकेशन। क्या लिखेगा? बस, और कुछ नहीं बताएगा, नॉट फिट फॉर पब्लिकेशन। तो आप उसके हिसाब से भेजिए ताकि वो आपको स्वीकार करे, आपको रिव्यू करे और आपको यह बताए कि ये गलतियां हैं, इनको सुधार करिए। तो बस दोबारा वो गलती सुधार दीजिए। फिर आपने भेज दिया, उसने फिर आपको वापस कर दिया कि अभी ये गलती रह गई, कोई बात नहीं, फिर सुधार दीजिए।
10 बार भेजता है 10 बार सुधार दीजिए। अच्छी बात यह है कि जितना सुधरवाएगा उतना ही अच्छा होता जाएगा ना भाई। अगर वो 10 बार सुधरवाएगा तो इसका मतलब कि आपका वो फेलियर नहीं हो रहा है, आपका पेपर रोज अच्छा से अच्छा होता चला जा रहा है। तो जब रिजेक्शन एक तरह से जान लीजिए कि यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। जो रिजेक्शन के लिए तैयार हो जाता है वही सफल होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो हारने के डर से शुरू ही नहीं करते हैं। अरे हार गए तब क्या होगा, अरे हार गए तो ठीक है, अगली बार जीतेंगे, ठीक है। जैसे एक पोएट था, उसने पूरी कविता लिखी, अंग्रेजी का पोएट था, और एकदम जब कंप्लीट हो गई पूरी उसकी पोएम की पूरी किताब, पोएट्री तैयार हो गई उसकी, एक बिल्ली पाले हुए था। तब तक बिल्ली कूदी उसी के ऊपर और लैंप जल रहा था, उसी पर लैंप गिर गया, जितना लिखा था सब जल करके राख हो गया। हम लोग क्या करते हैं, बिल्ली को क्या करते हैं? हाँ सही से बताना, दिल से। बिल्ली का तुम लोग क्या करते हैं? उसने क्या कहा, चलो तुमने अच्छा किया, इसको नष्ट कर दिया, अब इसे अच्छा लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। हम लोग बिल्ली को ही मार डालते हैं तो समझ में नहीं आता क्या कर रहा है। तो ये अप्रोच है, जैसा अप्रोच आपका रहेगा वैसा ही आपका काम भी होगा। तो हमेशा हर हाल में आप पॉजिटिव होइए, हर हाल में। कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता, ये हमारा आपका भ्रम है, क्योंकि उस बुराई के पीछे कितनी बड़ी अच्छाई है यू डोंट नो, क्योंकि कल हमने देखा नहीं है, ठीक है। जैसे अभी एक छोटी सी घटना मान लो, जैसे अब मान लो किसी की शादी तय हुई, मान लो किसी लड़की की शादी तय हुई और शादी के दिन लड़के ने मना कर दिया कि शादी नहीं करेंगे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। बहुत दुखी होंगे, माँ बाप भी परेशान होंगे, रिलेटिव भी परेशान होंगे, सब दुखी होंगे। लेकिन पता ये चला कि 4-4 साल के बाद जो दूसरी शादी हुई वो तो लड़का आईएएस हो गया, और जिसने मना किया था वो तो दारू पी करके आत्महत्या कर लिया। तब बताओ, अब वो उसका मना करना अच्छा था कि बुरा था ना? तो हम नहीं जानते ना कि कल क्या होने वाला है, इसलिए आज चाहे जितना बुरा हो उसे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि या तो आपके मन से कोई काम होता है तो आप खुश होते हैं, आपके मन से नहीं होता है तब वो काम ईश्वर के मन का होता है। तो क्या ईश्वर का मन आपके मन से खराब थोड़े है? इसका मतलब वो और भी अच्छा है, आपको दिख नहीं रहा है। हमारी आपकी सीमा है ना, आदमी मनुष्य की सीमा है, बहुत दूर नहीं देख सकता है। बस तुरंत वो अगर नहीं अच्छा हुआ तो सोचता है अरे मेरा तो सब कुछ लूट गया। ऐसा कुछ नहीं होता, कितना भी कुछ बर्बाद हो जाए लेकिन उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी ही रहती है। तो ये जो तीनों पेपर हैं इन्हें आप निश्चित रूप से एक बार पढ़िए, सब लोग पढ़िएगा, चाहे एमए के विद्यार्थी हों चाहे आप हों, इससे मतलब नहीं है, सबको अच्छा लगेगा और फ़ायदा भी करेगा, ठीक है। देखो अब क्या है, हम बिल्कुल एक एक लाइन में सारी बातें, पूरे के पूरे मेथोडोलॉजी को हमने समराइज़ कर रखा है इसमें, और आपको एक एक लाइन में सब बताते चले जाएंगे और आपका पूरा का पूरा वो चैप्टर कवर हो जाएगा। देखिए यह जो जब हम रिसर्च की बात करते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं रिसर्च की, लेकिन बहुत आसानी से अगर सरल शब्दों में कहा जाए कि वेरी सिंपल, ये सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च किसे कहते हैं? ये सर्च फॉर नॉलेज है, ये ज्ञान की खोज है, ठीक है। कोई भी काम जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है वह रिसर्च ही है, और वो चाहे जिस तरह का ज्ञान हो, जो आप नहीं जानते थे जान गए तो रिसर्च है। तो सर्च फॉर नॉलेज वो आपका रिसर्च है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी फिर क्या है? साइंस ऑफ मेथड्स है, मैंने आपसे पहले बताया है। वो छोटी छोटी लाइन आप याद रखिए तुरंत उत्तर देने के लिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी कोई पूछता है, डिफाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी, साइंस ऑफ मेथड्स। विधियों का विज्ञान है जिसमें बहुत सारी विधियाँ पढ़ते हैं, और उसमें से विच वन विल सूट स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर इशू वी चूज इट। किसी खास उद्देश्य के लिए कौन सी विधि सूट करेगी उसका चुनाव करना, यह भी रिसर्च है अपने आप में। जैसे किस विधि का प्रयोग किया जाए, यह भी अपने आप में एक ऐसा इशू है, रिसर्च है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी आप इस्तेमाल कर लेंगे, कौन सी विधि प्रयोग करेंगे
यह जानने के लिए भी बहुत कुछ जानना पड़ेगा कि आपका डेटा कैसा है, आपका डेटा का कलेक्शन कैसा है, आपका पर्पज कैसा है। ये विधि से वह पर्पज सॉल्व होगा नहीं सॉल्व होगा, तब ना कोई विधि आप एडॉप्ट करेंगे। इसके अलावा रिसर्च पर्पज, देयर कैन बी 3 रिसर्च पर्पजेस। रिसर्च का 3 उद्देश्य होता है, टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लोर, टू डिस्क्राइब। या तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब केवल कर देते हैं। डिस्क्राइब माने थोड़ा खोल करके बता देना, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कविता, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्वित होय। बस इसको तुम किसी से खूब इसका सारा अर्थ मीनिंग सही कोई तुमको समझा दे, अभी समझ नहीं आया ना क्या है ये, तो वो सिर्फ डिस्क्राइब कर देगा, वो भी एक रिसर्च है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास के एक एक दोहे को हजारों तरीके से लोगों ने डिस्क्राइब किया, जिसकी जितनी समझ उसने उसको उस रूप में व्याख्या की। तो यह भी एक रिसर्च है कि वह आपने समझने योग्य बना दिया। अभी तक कैसा था, अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, बहुत गूढ़ था। चाहे वो भाषा की प्रॉब्लम रही हो, चाहे वो हमारी समझ की प्रॉब्लम रही हो, वो अलग मुद्दा है। एक्सप्लेन करना चीज़ों को, आपने उसकी व्याख्या कर दी, तथ्य हैं आपके पास। और नेक्स्ट है एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना हर जगह नहीं होता है कि आप कोई नई चीज़ पैदा ही करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग रिसर्च कर रहे हैं तो हम सब लोग एक्सप्लोर ही थोड़े कर रहे हैं। और इतना एक्सप्लोर कर रहे होते तो गिने चुने इनोवेटर दुनिया में क्यों होते। रिसर्च तो हजारों हजार लोग कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि हम सब लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। वो एक कठिन काम है, और सच पूछिए तो एक्सप्लोर प्लान करके होता भी नहीं है। असली रिसर्च तो बाई चांस होता है, वो किया नहीं जाता, हो जाता है। सच पूछिए जो हम लोग कर रहे हैं ये रिसर्च नहीं है, ये तो प्लान्ड एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है, हमारी प्लान्ड एक्टिविटी है। जो रिसर्च आर्किमिडीज का सिद्धांत जो आप पढ़ते हैं तो उन्हें सोच करके उसने रिसर्च नहीं किया। ऊपर से सेब नीचे गिरता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसी ने सोच करके नहीं तय किया। डीएनए की जो का मॉडल आप देखते हैं वो किसी ने सोच के नहीं बनाया, वो अचानक दिमाग में किसी के क्या हो गया, आ गया, वो अचानक वो क्लिक कर गया। भाप का इंजन उसने सोच के नहीं बनाया, फटफट 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 पतीली पर सबके घर में कर रहा था, लेकिन समझ में किसके आया, जेम्स वाट के। और किसी के क्या जेम्स वाट के पहले भदेली पर वो नहीं फटफट फटफट कर रहा था क्या, कर तो हमेशा रहा होगा ना। तो ये सब बाई चांस है। वास्तव में रिसर्च बाई चांस होता है। बाकी जो हम प्लान करके करते हैं वो रिसर्च तो है ही नहीं, वो ऐसे डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, बस इतने तक है। एक्सप्लोर कुछ हम, हाँ, या तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम जानबूझ करके, जैसे आर्कियोलॉजी में है, आप खुदाई कर रहे हो और बाय द वे आपको खुदाई करते 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 हड़प्पा काल का कोई सामान मिल गया, तो वो तो प्लान करके करना पड़ेगा। लेकिन कोई इनोवेशन ऐसा नहीं है कि जो आप प्लान कर करें और हो जाए। उस दिशा में आप प्रयास करते हैं। बाई चांस देखिए अभी वैक्सीन कोरोना वाली थी, इतना पूरा दुनिया लगी थी रिसर्च करने में ना। अगर इतना आसान होता तो पता नहीं कितनी वैक्सीन बन जाती, और वह भी जो बनी उसकी भी प्रामाणिकता, उसका भी टेस्ट अभी सब बाकी ही है। हम लोग लगवा भरे ले रहे हैं प्रसन्न होकर के, सब ठीक है। इसके बाद ये पता चला 50 साल बाद इसका क्या असर होगा पता नहीं, या अभी वो कितनी इफेक्टिव है उसका भी, क्योंकि लगने के बाद भी कुछ लोगों को हुआ कोरोना। तो इतना आसान नहीं होता कि आप प्लान करके कोई रिसर्च कर ले, कठिन काम है, टाइम टेकिंग है, इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। टाइम है, टैलेंट है, एनर्जी है, मनी है, सब कुछ है। इसके अलावा रिसर्च का मेथड, मेथड का मतलब होता है, देखिए रिसर्च हम को 2 भागों में बांटते हैं। एक इसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बांटते हैं, दूसरा इसको हम डिडक्टिव और इंडक्टिव में बांटते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब जहां हम नंबर्स नहीं यूज़ करते, बहुत आसान शब्दों में आप जानिए, और क्वांटिटेटिव का मतलब जहां हम नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है। डिडक्टिव और इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसको आपने पढ़ा होगा हिंदी में निगमन और आगमन पढ़ा होगा। डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है जहां आप डिड्यूस करते हैं फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर।
ठीक है। जो चीज़ें सामान्य हैं उनसे हम कोई विशिष्ट निष्कर्ष लॉजिकली कोई चीज़ जब ड्रा करते हैं तो उसे हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। जैसे हमने जनरल क्या है, जनरल ये है कि भाई जनरल ये है कि हर व्यक्ति मरणशील है। राम भी एक व्यक्ति है, इसलिए राम भी क्या होगा, मरणशील होगा। तो जनरल से हम पर्टिकुलर ड्रा करते हैं लॉजिक के आधार पर, और इंडक्टिव में हिस्टोरिकल मेथड जिसको आप कहते हैं उसमें हम पर्टिकुलर टू जनरल करते हैं। वहाँ राम भाई बहुत बड़ा आदमी है, भगवान है, तो अगर राम मरणशील है लेकिन राम एक आदमी है तो जितने आदमी होंगे सब कैसे होंगे, मरणशील होंगे। तो ये दोनों तरीके हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है आपको ज़रूरत किसकी है और किससे आपका पर्पज सॉल्व होता है। इसके अलावा सैंपल का सिलेक्शन है, दो तरह का सैंपल होता है, एक प्रोबेबिलिटी से और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी से होता है। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का मतलब देखो यहाँ एक चीज़ जानना चाहिए, जैसे हमने शुरू में आपसे कहा कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और क्वालिटी, ये रिसर्चर के लिए बहुत बड़ी बात है। रिसर्चर को एक डेटा कलेक्टर होना चाहिए, डेटा मैनेजर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ही शुड बी ए डेटा कलेक्टर, ही शुड नॉट बी ए डेटा मैनेजर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिसर्चर मैनेजेस द डेटा। वो क्या करता है, वो डेटा मैनिपुलेट कर लेता है, कलेक्ट नहीं करता। और यह इतनी बड़ी समस्या है रिसर्च की, बेसिक समस्या यही है। कभी भी रिजल्ट नहीं सही आएगा अगर आपने, तो वो रिजल्ट भी मैनिपुलेटेड होगा, ठीक है। और आपसे बताएं, एक आपने पढ़ा होगा सांख्यिकी में एक कहावत है कि आंकड़े कुछ नहीं कहते लेकिन उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, ठीक है। जैसे अक्सर जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं, जो रिसर्च पॉलिसी बेस्ड होती है, वो पॉलिसी में बहुत सारे रिसर्चेज आपके इसी तरह से डेटा मैनेज्ड होते हैं। सरकार को जैसे लगता है कि नहीं पता होना चाहिए कि गरीबी बढ़ रही है, तो सरकार ने मुझसे कहा कि आप इकोनॉमिक्स के अध्यापक हैं, आप जौनपुर का एक रिसर्च करिए और आप हमको एक रिज़ल्ट दीजिए गरीबी के बारे में। हाँ, शर्त यह है कि गरीबी इससे पर ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कि रिज़ल्ट इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब जो रिसर्च होगा वो कैसा होगा, इट विल बी ए मैनिपुलेशन। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं रिसर्च में डेटा कलेक्ट करूँगा, डेटा कलेक्ट करूँगा, उसके लिए सैम्पलिंग करूँगा, और सैम्पलिंग में मैं रैंडम सैम्पलिंग करके, लेकिन जानबूझ करके उन्हीं एरियाज़ को चुन लूँगा जहाँ की गरीब लोग नहीं रहते हैं या जहाँ लोग ठीक ठाक हैं। तो 40 लाख की जनसंख्या अगर है और मैंने 1 लाख लोगों का सैंपल लिया, तो उन 1 लाख को किसको ले लिया, जो ठीक ठाक है। और जब मैंने उसको एनालाइज किया और रिजल्ट निकाला तो पता चला कि जो गरीबी रेखा है 2200 से 2400 जो कैलोरी की बात होती है शहर और गांव में, ये तो सबकी कैलोरी 3000 के ऊपर है। इसका मतलब सभी गरीबी रेखा के ऊपर हैं, गरीब ही नहीं है। मैंने रिजल्ट निकाल दिया, गेहूँ में तो गरीब ही नहीं है। ऐसा है नहीं, ऐसे ही रिजल्ट मैनिपुलेट होते हैं। आपको पूरे, जब देश का डेटा आता है तो कुछ दिखता है, और जब अपने गांव घर को देखते हैं तो आपको कुछ दिखता है, यार इतना देश अमीर हो गया तो ये मेरे यहाँ तो ये पहले ही सही से था, अभी भी ऐसे है, ऐसा कैसे हो गया। तो डेटा, इसका मतलब क्या हो रहा है, डेटा मैनिपुलेशन है। डेटा मैनेज होता है, डेटा क्रिएट किया जाता है, डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता। जैसे 2011 में जनगणना हुई थी, तो आप में से कितने लोगों के घर में आए थे पूछने, जनगणना का डेटा लेने, कितने लोग घर में आए थे? आपको याद है किसी को, किसी घर में आए थे पूछने? हाँ, इतने लोग बैठे हैं, अगर 1-2 लोगों के घर में आए थे तो बाकी घरों की सूचना कैसे चली गई भाई? और जबकि सूचना, इस 11 का जो कलेक्शन था वह पूरे इतिहास में इतना बड़ा कलेक्शन कभी नहीं हुआ था। उसमें आपके घर में पानी, टंकी से पानी आता है कि टैप वाटर है, गैस में खाना बनता है कि चूल्हे पर बनता है, फर्श आपकी पक्की है कि कच्ची है, टॉयलेट है कि नहीं है, ये सब सूचना भरनी थी।
बिना आप घर में घुसे कैसे कोई जान सकता है, बिना आपसे पूछे कैसे जान सकता है, लेकिन सब भर के चला गया। ठीक है, गांव में एक आदमी के पास बैठ गए और उनसे पूछ के पूरे गांव का डेटा भर दिया, उसके भी जो मन में आया सही गलत उसने बता दिया। तो इसका मतलब ये तो निश्चित है ना कि 100% डेटा सही नहीं गया और उसी पर रिपोर्ट आ गई, उसी पर प्लानिंग बन गई। तो अगर आप, यही कारण है कि जितने लोग अध्ययन करते हैं उतना डेटा आता है। गरीबी के परसेंटेज की जब बात होती है तो चाहे सिन्हा कमेटी हो, तेंदुलकर कमेटी हो, प्लानिंग कमीशन हो, इन सब का डेटा अगर आप देखिए तो कोई कहता है 28% के ऊपर है, कोई कहता है 36% है, कोई कहता है 32% है। अरे भाई, या तो 28 होंगे, या तो 36 होंगे, या तो 32 होंगे, सब कैसे हो सकता है? उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जब पॉलिसी बनेगी तो किसके लिए बनेगी? अगर 28 के लिए बन गई और सही में 36 है तब भी फेल हो जाएगी। अगर 36 के लिए बन गई और सही में 28 है तब भी फेल हो जाएगी। इसका मतलब कि पॉलिसी जो है नहीं सफल हो पाएगी अगर आपका डेटा सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेटा कलेक्शन टूल्स हैं, किस टूल का इस्तेमाल आप करेंगे, इसके लिए आप क्वेश्चनेयर फ्रेम करेंगे कि शेड्यूल बनाएंगे तो सवाल कैसे होंगे, उनको फ्रेम कैसे करेंगे, ये सब बात हम लोग आगे इसके बाद जो है इसका शेष भाग जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल ये ख़त्म हो जाएगा।